इससे पूर्व हमने मार्क्स के 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया। पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और तीसरा था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो आइए हम उसके चौथे सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। प्राचीन काल से समाज में 2 वर्ग विद्यमान रहे हैं और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही है। इसी को मार्क्स वर्ग संघर्ष के नाम से संबोधित करता है। तो आइए हम वर्ग संघर्ष का अध्ययन करते हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसिद्धि है। अर्थात वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत की उपसिद्धि है और साथ ही वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुकूल, अर्थात वर्ग सिद्धांत के अनुकूल भी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद वर्ग सिद्धांत के अनुकूल है, क्योंकि मार्क्स ने दास युग, पूंजीपति वर्ग युग, सामंत युग, सभी युगों में 2 वर्गों की बात करता है और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष विद्यमान रहता है। इसलिए यह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुकूल भी है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। मार्क्स का मानना है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। मार्क्स का मानना है कि समाज में एक वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है और दूसरा वह जो केवल शारीरिक श्रम करता है, अर्थात वह शारीरिक श्रम बेचकर अपना काम चलाता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है, अर्थात जो पूंजीपति वर्ग है वो दूसरे वर्ग का सदैव शोषण करता है। समाज के शोषक और शोषित ये 2 वर्ग संघर्षरत रहते हैं, अर्थात दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है और इनमें समझौता कभी संभव नहीं है। इन 2 वर्गों में समझौता कभी संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें संघर्ष समाप्त हो जाए। मार्क्स मुख्य रूप से 2 ऐसे वर्गों की कल्पना करता है जो आधुनिक समाज में सक्रिय इकाई है, जो आधुनिक समाज में सक्रिय इकाई है। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है और इसके साथ शासन सत्ता पर भी इनका नियंत्रण पाया जाता है। अर्थात पहले वर्ग का उत्पादन के साधनों के साथ साथ शासन सत्ता पर भी नियंत्रण पाया जाता है। दूसरा वर्ग श्रमिक या मजदूर वर्ग है। दूसरा वर्ग श्रमिक या मजदूर वर्ग है जो अपना श्रम बेचकर पेट भरता है, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके पास में अपना श्रम बेचने के अलावा और कुछ विशेष नहीं रहता है। आधुनिक समाज में भी इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। आधुनिक समाज में भी इन 2 वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच चलने वाले संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा है। अर्थात मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष चलने वाले संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहता है। मार्क्स श्रमिक वर्ग के बीच चलने वाले संघर्ष को ही वर्ग संघर्ष कहा है। मार्क्स की मान्यता है कि अंत में जीत सर्वहारा वर्ग की होती है, अर्थात सर्वहारा वर्ग का मतलब है मजदूरों से लिया गया है, क्योंकि इस दुनिया में मजदूरों की संख्या ही सर्वाधिक है, पूंजीपतियों की संख्या कम है। इसी वर्ग संघर्ष में मार्क्स ने श्रमिकों को एकजुट करने के लिए कहता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम प्राप्त करोगे। अगर तुम संघर्ष करोगे तो प्राप्त करोगे। मार्क्स कहता है वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। इतिहास का निर्माण करने वाले राजनयिक
आंदोलन वर्ग आंदोलन होते हैं। अर्थात इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन वर्ग आंदोलन होते हैं। अर्थात सदैव जो राजनीतिक आंदोलन हुए हैं वो एक वर्ग आंदोलन होते हैं, अर्थात एक विशेष वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए महान आंदोलनों को जन्म देते रहे हैं। मार्क्स ने कहा है कि इतिहास में वर्ग संघर्ष होते रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलनों का जन्म इससे हुआ है। कोई भी राजनीतिक आंदोलन हो या आर्थिक आंदोलन हो, वे एक वर्ग विशेष के द्वारा किए गए हैं। इतिहास में भी वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया गया है। अतः मार्क्स कहता है कि प्राचीन रोम में कुलीन सरदार अर्थात उच्च वर्ग से लिया गया है, साधारण मनुष्य तथा दास होते थे। मार्क्स का कहना है कि रोम में भी उच्च कुल या कुलीन सरदार, साधारण मनुष्य तथा दास होते थे। मध्यम युग में सामंत सरदार जागीरदार, सामंत या जागीरदार होते थे। सरदार संघ स्वामी और कामदार, कहीं पर भी संघ होते थे तो संघ का एक स्वामी होता था, बाकी होते थे कामदार तथा सेवक होते थे। मध्यम युग में भी जागीरदार, संघ स्वामी, कामदार तथा सेवक होते थे। इन वर्गों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष से क्या तो नए समाज का उद्भव हुआ है या दोनों वर्ग नष्ट हो गए। इसमें जो भी बताए हैं कि संघ स्वामी और कामदार, संघ स्वामी होता था सदैव कामदारों पर का शोषण वो करता रहता था, तथा सेवक जो होते थे वो संघ स्वामी की सेवा में थे, उनका भी शोषण होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है। बड़े बड़े संघ बने हुए हैं जिनमें सन्यासी रहते हैं, उनके काम करने वाले, उनके जो सेवक हैं, उन सब का शोषण होता है। जागीरदार किसान का शोषण करते थे, सामंत किसान का शोषण करते थे। इस प्रकार इनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष से नए समाज का उद्भव हुआ है, इस संघर्ष से नए समाज का उद्भव हुआ या दोनों वर्ग नष्ट हो गए। इस प्रकार सभ्यता में चलता रहा। मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद में समझाने का प्रयास करता है कि आदिम साम्यवादी युग जो था, आदिम साम्यवादी युग में किसी का भी कोई शोषण नहीं था। इस समय न वर्ग था न समाज, एक दूसरे का शोषण नहीं था, संपत्ति सबकी थी। उसके बाद में जो औजारों का विकास होता है, लकड़ी का हल बना, पत्थर का हल बना, तो एक व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा कर लिया, वो स्वामी बन गया, तथा दूसरे पेट भरने के लिए उसके दास बन गए, वो काम करते थे और पेट भरते थे। इस प्रकार स्वामी और दास हो गए। स्वामी सदैव दासों का शोषण करता रहता था। इस युग में दास की संपत्ति, दास का शरीर, सब कुछ स्वामी का होता था। दासों को केवल पेट भरने के लिए दिया जाता था। तो इस युग में भी संघर्ष की स्थिति थी। दूसरा, जब लोहे के औजारों का निर्माण हुआ तो सामंत युग आता है। इस सामंत युग में भी सामंत किसानों का शोषण करता है, अर्थात सामंतों और किसानों के बीच संघर्ष चलता है। इस समय भी दो वर्ग होते हैं, सामंत और किसान। यहाँ पर किसानों का शोषण होता है, लेकिन इतना नहीं जितना दास का होता था, लेकिन किसानों का भी शोषण होता था। उपज का अधिकांश भाग सामंत ले लेता था, किसानों के पास फिर पेट भरने की स्थिति विकट हो जाती थी। इससे अगला जो वर्ग आता है, औद्योगिक युग आता है। इसमें पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और श्रमिक वर्ग के पास में श्रम बेचने के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये श्रमिक वर्ग अपना श्रम बेच करके अपना जीवन यापन करता है। तो इस स्थिति में भी दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता है। इसके बाद सर्वहारा वर्ग आता है, अर्थात इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता है।
संघर्ष के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाता है, श्रमिक वर्ग का शासन हो जाता है। इसको सर्वहारा वर्ग का शासन कहा जाता है। इसमें न राज्य न वर्ग कुछ भी नहीं होता है, न किसी का शोषण होता है और न कोई शोषक और न कोई शोषित। इस प्रकार एक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जो सारी व्यवस्था एक वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। आज भी अपन देखें कि क्या आधुनिक युग में ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ग मार्क्स ने कहा है कि ये वर्ग संघर्ष को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन दो वर्गों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दो वर्गों के बीच में कभी समझौता नहीं होगा। और ये बात सही है कि आज भी हम देखते हैं कि फैक्ट्री में एक मालिक है, दूसरा नौकर है। एक वर्ग मालिक होता है, दूसरा नौकर होता है। मालिक सदैव अपने नौकरों का शोषण करने का प्रयास करता है। वह अधिक से अधिक काम करवा करके अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, जबकि नौकर को इतना ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता। कई बार मालिक और नौकर के बीच में संघर्ष होता है और इसमें क्या तो नौकरों का अधिकार हो जाता है। नहीं, आपने अखबारों में ये सुना होगा कि नौकरों ने अपने मालिक की हत्या करके धन लूट लिया। ये एक वर्ग संघर्ष का परिणाम है। किसका परिणाम है? वर्ग संघर्ष का।